वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अपने इस एथिक्स सीरीज में आगे बढ़ते हैं और अपने इस मोरल थिंकर्स टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आज के हमारे मोरल थिंकर्स हैं इमैनुअल कैंट। चलिए इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन से शुरुआत करते हैं। ही वॉज अ जर्मन फिलोसफर डेटेड फ्रॉम 1724 to 1804 एंड ही वॉज इन द एज ऑफ इनलाइटमेंट। जब यूरोप में इनलाइटमेंट का एज चल रहा था, उस एज के ये प्रोमिनेंट थिंकर माने जाते हैं। इनका जो फिलॉसफी रहा है, इन्होंने पॉलिटिकल फिलॉसफी पे अच्छा काम किया है, मोरल फिलॉसफी पे भी बहुत अच्छा काम किया है। तो इनके हमने दो बुक्स यहाँ पर मेंशन किए हैं, द फाउंडेशंस ऑफ मेटाफिजिक्स ऑफ मोरालिटी एंड द क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन। ये दोनों इनके मोरल फिलॉसफी की प्रोमिनेंट बुक्स रही हैं। इन्होंने जो ट्रेडिशनल पैटर्न था यूरोप में मोरालिटी का, जो कि रिलीजन बेस्ड था, जिसमें कि क्रिश्चियनिटी जो कहती थी वही एथिक्स माना जाता था, वही मोरालिटी माना जाता था, इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया और एक प्रैक्टिकल मोरल फिलॉसफी लेकर के ये आए थे। चलिए तो सबसे पहले इनकी मोरल फिलॉसफी की ओर आते हैं। सबसे पहली फिलॉसफी इनकी है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का मतलब ये है कि ये कहते हैं कि एन अनकंडीशनल मोरल ऑब्लिगेशन विच इज बाइंडिंग इन ऑल सर्कमस्टांसेस। कहते हैं कि जो एथिक्स है, जो मोरालिटी है, जिसको कि आपने स्वीकार कर लिया कि इट इज मोरालिटी, तो वो किसी भी कंडीशन में बाइंडिंग होगी। चाहे कंडीशन कितना भी बदल जाए, मोरालिटी नहीं बदलेगी। मतलब ये कह रहे हैं कि इफ अ स्पीकिंग ट्रूथ इज मोरालिटी, then a speaking truth in every circumstances is morality। चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, अगर आपने झूठ बोला तो वह मोरालिटी से समझौता कर दिया। ठीक है, इसके लिए ये कहते हैं कि इन्होंने 4 कैटेगरी बनाए इंपेरेटिव के, मोरल फिलोसफी के। अब ये 4 कैटेगरी क्या है? पहला कहते हैं कि डोंट डू टू अदर्स व्हाट यू डोंट वांट अदर्स टू डू टू यू। कहते हैं कि मोरल फिलॉसफी का बेस क्या होगा, कैसे हम जज करेंगे कि ये मोरल फिलॉसफी है? तो पहला कहते हैं कि आप वैसा कुछ भी ना करो जो आप दूसरे से अपने लिए एक्सपेक्ट नहीं करते हो। जब आप चाहते हो कि दूसरे आपसे अच्छे से व्यवहार करें, तो आप भी दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार करो। यह मोरल फिलॉसफी का पहला पैरामीटर है इनका। सेकेंड, एक्ट अकॉर्डिंग टू मैक्सिम्स दैट कैन बी द एस्टेब्लिश्ड एज यूनिवर्सल लॉ। क्या कह रहे हैं? एक्ट अकॉर्डिंग टू मैक्सिम्स दैट कैन बी एस्टेब्लिश्ड एज यूनिवर्सल लॉ। आप वह काम करो जो मैक्सिमम लोग करते हैं एज अ मोरालिटी। ठीक है, कहते हैं मोरालिटी क्या है? तो जो मैक्सिमम पीपल जिसको मोरालिटी के रूप में एक्सेप्ट करते हैं वही मोरालिटी है। सिर्फ आप जिसको मोरालिटी मानते हैं वह मोरालिटी नहीं है। तो सेकंड पैरामीटर ऑफ मोरालिटी इज क्या? कि मोरालिटी वैसी होनी चाहिए जिसको कि मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम पीपल एज अ मोरल फिलॉसफी एक्सेप्ट करें। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ क्या है कि दया, प्रेम, त्याग, ममता, ये सब क्या है? ये मोरालिटी है। स्पीकिंग ट्रूथ, ठीक है, नन को अहिंसा, ये सब मोरालिटी है। तो ये कहते, लेकिन ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, ये तो दुनिया के हर क्षेत्र में मोरालिटी है। तो इसलिए ये कहते हैं कि मोरालिटी का सेकंड पैरामीटर ये है कि वह यूनिवर्सली मैक्सिमम केस में एक्सेप्टेंस होना चाहिए, उसकी एक्सेप्टेड होनी चाहिए। ठीक है। थर्ड कहते हैं डोंट यूज पीपल एज अ मीन्स टू एन एंड। कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए माध्यम बना करके उपयोग मत करो, क्योंकि ये पीपल को क्या मानते हैं? पीपल इज एन एंड। पीपल, लोग जो हैं वो लक्ष्य हैं, उनको माध्यम मत बनाओ। मतलब दूसरों का उपयोग मत करो, दूसरों का उपयोग करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति मत करो, दूसरों की वेलफेयर के लिए काम करो। ठीक है। थर्ड कहते हैं कि नेक्स्ट कहते हैं कि ह्यूमन एक्शंस शुड बेनिफिट सोसाइटी एज अ होल। कहते हैं कि वह काम जो पूरे सोसाइटी को क्या करती है? बेनिफिट करती है, वह मोरालिटी है। तो ये 4 पैमाने के आधार पर इन्होंने कहा कि इस आधार पर आप किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी कंसेप्ट को जज कर लो। अगर वो इन चारों में से किसी एक में फिट हो जाता है तो वो मोरालिटी है। ठीक है। अब जैसे ये कहते हैं कि डोंट डू अदर्स व्हाट यू डोंट वांट अदर्स टू डू टू यू। तो इससे क्या होगा कि लोग दूसरे के खिलाफ गलत तरीके से बिहेव नहीं करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि जब आप उम्मीद करते हैं कि आपके साथ लोग
वही काम करें जो आप दूसरों के साथ करें, तो आप ऑब्वियसली अच्छा काम करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे सोसाइटी का वेलफेयर होगा, सोसाइटी में दूसरों के एक दूसरे के प्रति प्रेम होगा, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होगा। ठीक है। सिविल सर्वेंट्स भी एग्रेसिव बिहेवियर नहीं करेंगे, अपने पावर का मिसयूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट हो, तो उन्हें भी सोसाइटी में लोगों की क्या करनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ओके। एक्ट अकॉर्डिंग टू मैक्सिमस, मतलब वो कहते हैं कि आप यूनिवर्सल लॉ जो है उनको एक्सेप्ट करो, अपने काम को यह देखो कि आप जो भी करते हो क्या मैक्सिमम लोग उसको स्वीकार करते हैं। अगर स्वीकार करते हैं तो इससे क्या होगा कि इससे एक सिविल सर्वेंट्स कोई भी एक्ट करेगा तो वह एक्ट क्या बनना चाहिए, उसे यह सोचना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूं यह क्या बाकी सिविल सर्वेंट्स भी एज इट इज फॉलो करेंगे या उसका क्रिटिसिज्म करेंगे। अगर मेरे काम को फॉलो करते हैं तो मेरा काम सही है। ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, सिविल सर्वेंट्स के जो वर्क हैं, वर्क एथिक्स बेटर होंगे, वह काम ईमानदारी से करेगा, पारदर्शिता के साथ करेगा। थर्ड कि डोंट यूज पीपल एज अ मीन्स टू एन एंड। इससे क्या होगा कि जब लोग दूसरों का अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपयोग नहीं करेंगे तो व्यक्तियों का दुरुपयोग बंद हो जाएगा। आज जो सोसाइटी में बड़े स्तर पर पर्सनल प्लेजर के लिए लोग क्या करते हैं, जो सोसाइटी में स्लेवरी है, स्लेवरी जो आज हमें दिखती नहीं है लेकिन है, ऑफिस में एम्प्लॉय से खूब काम कराया जाता है, ओवर टाइम काम कराया जाता है, खूब टास्क दिया जाता है। उसी तरीके से सोसाइटी में भी क्या होता है, सोसाइटी में लोग घर में अपने सर्वेंट्स रखते हैं, उनसे ओवर काम कराते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने घर की सफाई करनी है, खाना बनाना है। लक्ष्य क्या है, खाना बनाना। उसके लिए आप किसका यूज कर रहे हैं, अ ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग को यूज मत करो। ठीक है। अब यूज करने का सेंस इनका है कि मिस यूज मत करो। ठीक है, मिस यूज मत करो। वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो, उसके काम से ज्यादा उस पर काम मत थोपो। ठीक है। और ह्यूमन एक्शन शुड बेनिफिट सोसाइटी एज अ होल, तो सोसाइटी का वेलफेयर होगा। तो इस तरीके से इनका जो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव है वो क्या कर रहा है, वो पैरामीटर बता रहा है कि किसी भी एक्शन को या वर्क को इथिकली कैसे जज किया जाए। ठीक है, क्या होना चाहिए एथिक्स, इसके जजिंग का ये 4 पैरामीटर है। ठीक है। अगला इनका मोरल फिलॉसफी है डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। डियोंटोलॉजिकल एथिक्स क्या है, कह रहे हैं कि फोकस ऑन ड्यूटी, डियोन ये जर्मन शब्द है, एंड इंटेंशंस नॉट ऑन आउटकम्स। कह रहे हैं कि आप कोई भी काम उसको एथिकल वर्क कैसे माना जाएगा, तो जब वो काम आप करते समय आप उसके आउटकम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप यह समझ करके कर रहे हैं कि इट इज योर ड्यूटी टू डू, देन दिस इज अ मोरल ड्यूटी, दिस इज अ मोरल वर्क, दिस इज मोरालिटी। ठीक है। एंड इंटेंशंस, आपका इंटेंशन क्या है, ये कहते हैं कि आउटकम मैटर नहीं करता। आपने लोगों के वेलफेयर करने के लिए अच्छा काम करने का सोचा, हो सकता है उसका आउटकम यह हो कि लोगों का वेलफेयर ना हो, लोगों के लिए कुछ बुरा हो गया, लेकिन आपके इंटेंशन सही थे ना, तो आपका काम मोरालिटी से जुड़ा हुआ है, आप इनकरेक्ट नहीं है, आप गलत नहीं है। ठीक है। तो क्या किस पे ध्यान देना है, यू फॉलो योर ड्यूटी, नॉट थिंक ऑन द आउटकम। परिणाम क्या होगा इस पर मत ध्यान दो। किस पर ध्यान दो कि आपको काम करना है बिकॉज इट इज योर ड्यूटी। तो सबको अपने अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, और काम के साथ साथ किस पर, इंटेंशंस पर, कि आपका इंटेंशन क्या है। इफ इट इज टू सिक्योर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, देन यू शुड डू द वर्क, एंड इफ आउटकम कम्स, कुछ भी आता है, एनीथिंग, कोई मैटर नहीं करता है, आपका इंटेंशन सही था, आपने अपना ड्यूटी ईमानदारी से किया, यू आर इथिकली करेक्ट। ठीक है। अब ये कहते हैं कि अ मोरली गुड एक्ट किसे माना जाएगा, उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डोंट यूज डन आउट ऑफ ड्यूटी, वह काम जो अपने ड्यूटी के साथ किया गया, कि मेरी ड्यूटी है तो मेरा कर्तव्य है तो मैंने किया, एंड प्लस गुडविल, और नीयत अच्छी है, तो नीयत अच्छी है और वो मेरी ड्यूटी है तो मैंने किया, तो वह क्या कहा जाएगा, मोरली गुड एक्ट कहा जाएगा। ठीक है। जैसे अशोक खेमका, he has been transferred multiple times but still
he maintained his dignity and good conduct of work. He still exposed many bribes, many loopholes. ठीक है, तो इनको कितने भी ट्रांसफर किए गए, लेकिन इन्होंने क्या किया, उस ट्रांसफर से परेशान नहीं हुए। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, मोरली गुड वर्क किया। कैसे? क्योंकि इनकी ड्यूटी थी कि ये एज अ सिविल सर्वेंट जो लूपहोल्स हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको एक्सपोज करें, एंड ही डिड सो। इनका इंटेंशन भी क्या था, अच्छा था, क्योंकि एज अ सिविल सर्वेंट इट वाज हिज ड्यूटी, एंड इंटेंशन क्या था कि इससे सोसाइटी का वेलफेयर होगा। सिविल सर्वेंट्स की जो ड्यूटी है वो करेंगे ही, सोसाइटी का वेलफेयर भी होगा। तो इसलिए इनको चाहे कितना भी ट्रांसफर झेलना पड़े, आउटकम इनके लिए कितना भी बुरा हो, लेकिन इनके एक्ट क्या है, मोरली गुड है। सत्येंद्र दुबे, he was and chief engineer in 1999 उस दौर में 1998-99 में he was chief engineer of जो गवर्नमेंट का नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट चल रहा था, उसके प्रोजेक्ट को एज ए चीफ इंजीनियर ये लीड कर रहे थे बिहार में। इन्होंने वहां देखा कि वहां बहुत बड़े स्तर पर करप्शन हो रहा है, और जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें क्या कर रहे हैं, आसपास के जो गुंडे हैं आकर के अपना शेयर मांगते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्हें पता था कि अगर इन्होंने कोई कठोर एक्शन लिया तो इन्हें मार दिया जाएगा, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, ही रोट अ लेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कि सर यहां पर बहुत बड़े स्तर पर करप्शन हो रहा है, एंड प्लीज डू द नीडफुल एक्ट एंड प्लीज डोंट रिवील माई नेम इन इट। उन्होंने कहा था, चिट्ठी में लिखा था, लेटर में, कि मेरे नाम को रिवील नहीं होने दीजिएगा, नहीं तो मुझे मार दिया जाएगा। एंड इट वॉज हिट बैड लक कि इनके नाम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लीक हो गए कि भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ऐसी चिट्ठी आई है, और लिखा किसने है, तो सत्येंद्र दुबे ने लिखा है, एंड फाइनली ही गॉट किल्ड, उन्हें मार दिया गया। लेकिन इन्होंने क्या किया, अ मोरली गुड एक्ट किया। क्यों? क्योंकि डन आउट ऑफ ड्यूटी, इनकी ड्यूटी थी वो करना, उन्होंने अपना ड्यूटी निभाया विथ गुडविल, कि इससे क्या होगा, इससे सोसाइटी में भ्रष्टाचार कम होगा। तो इनका एक्ट क्या था, मोरली गुड था। ठीक है, तो डियोंटोलॉजिकल एथिक्स में कांट भी यही कहते हैं कि हमें कैसा काम करना चाहिए, हमें ऐसा काम करना चाहिए जो हमारी ड्यूटी है उससे जुड़ा हुआ हो। वो ड्यूटी अगर मुझे करनी है तो मुझे करना चाहिए, एंड विल भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कांट्स रिजेक्शन। इन्होंने कुछ बातें रिजेक्ट की, कुछ फिलॉसफी रिजेक्ट की, जैसे नो टू यूटिलिटेरियनिज्म। इन्होंने कहा कि जो यूटिलिटी का कंसेप्ट है ये अच्छी बात नहीं है, इनके थ्योरी से वो रिजेक्ट हो जाती है। कैसे? कि अ पुलिस ऑफिसर कैन नॉट टॉर्चर अ सस्पेक्ट इवन टू सेव लाइव्स। लाइव्स होना चाहिए, LIVS होना चाहिए। लाइव्स क्या करता है, क्यों, क्या इससे क्या होता है, वायलेट्स ह्यूमन डिग्निटी। अगर कहीं लगता है कि कोई सस्पेक्ट है जिसने कि बड़े स्तर पर कोई क्राइम किया है, और हो सकता है कि रिसेंट में भी वह कोई और बड़ा क्राइम प्लान कर रहा है, तो भी उसको टॉर्चर मत करो। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है। तो ये उपयोगितावाद को खारिज करते हैं, कहते हैं कि नहीं, जो मोरालिटी है वो यूनिवर्सल है, उसमें चेंज नहीं होता है। आपने अगर ह्यूमन को इंड मान लिया है, मीन्स नहीं माना है, इंड माना है, ह्यूमन क्या है, लक्ष्य है, तो हमारा पर्पस क्या है, टू सिक्योर क्या, वेलबींग ऑफ ह्यूमंस। तो हमारा काम क्या है कि मानव की भलाई हो, न कि मानव को माध्यम बना करके अपना लक्ष्य पूरा किया जाए। और जो फिलॉसफी है वो यूनिवर्सल है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो हमारा लक्ष्य ही है ह्यूमन डिग्निटी को मेंटेन करना, तो किसी भी परिस्थिति में हम ह्यूमन डिग्निटी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, जबकि यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहता है, मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल। इफ एन एक्ट हेल्प्स टू मैक्सिमाइज द मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम पीपल, देन दिस एक्ट इज मोरालिटी। कहते हैं कि अगर अधिकतम लोगों की अधिकतम खुशी के लिए कोई काम किया गया है तो वह नैतिकता है। यह कौन कहता है, उपयोगितावादी। जबकि कांट कहते हैं नहीं,
अधिकतम लोगों की अधिकतम खुशी से हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब किस बात से है कि वो काम करते समय क्या एथिक्स के पैरामीटर्स का वायलेशन किया गया। कहते हैं कि किसी को टॉर्चर करके दूसरे की भलाई की बात की गई तो वो गलत है, ठीक है, चाहे उससे मैक्सिमम लोगों का हैप्पीनेस क्यों ना हो, लेकिन वो गलत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं नो टू एक्सेप्शंस। जो एथिक्स है उसमें एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। आप यह नहीं कहो कि परिस्थितियां अच्छी नहीं थी इसलिए मुझे, परिस्थितियां अलाउ नहीं कर रही थी इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा, विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आप झूठ बोले हो तो वो गलत है, झूठ नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, चाहे सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो, ठीक है। कहते हैं अ रूल ब्रेकिंग सिविल सर्वेंट फॉर गुड कॉज स्टिल वायलेट्स मोरल लॉ। अगर कोई सिविल सर्वेंट्स इसलिए रूल को ब्रेक कर देता है क्योंकि यह किसी के लिए अच्छा काम करेगा, तो वह फिर भी क्या है, इथिकली रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि एंड्स डोंट जस्टिफाई मीन्स, क्योंकि ये क्या कहते हैं कि हम काम एंड्स को ध्यान में रखते हुए नहीं करें। जो एंड्स है, जो लक्ष्य है, वह आपके माध्यम को जस्टिफाई नहीं करता है। माध्यम करेक्ट होना चाहिए। आप जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष होगा। ये कहते हैं कि बीज सही होना चाहिए। वृक्ष सही है इसलिए हम बीज कुछ भी यूज करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो माध्यम भी सही होना चाहिए, लक्ष्य सही प्राप्त करने के लिए माध्यम भी गलत नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि एक्सेप्शंस नहीं होना चाहिए, सबको इथिकली बिहेव करना चाहिए। और कैसा इथिक्स, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। कह रहे हैं कि जब सभी ऐसा सोच के काम करने लगेंगे तो पूरे दुनिया में क्या हो जाएगा, इथिकल वर्ल्ड हो जाएगा। तो हम दुनिया में एक नैतिक दुनिया बना पाएंगे। अगर हम कंप्रोमाइज करने लगेंगे कि भाई कंडीशंस अलाउ नहीं कर रही थी इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा, तो ऐसे कंडीशंस हमेशा आते रहेंगे। और अगर हम अपने मोरालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे तो ऐसे कंडीशंस भी दुनिया को एथिकली करेक्ट बनने से नहीं रोकेगी, ठीक है। तो ये क्या चाहते हैं, इनका कॉज क्या है, ग्लोबल एथिक्स एंड अ मोरली करेक्ट वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जो नैतिक हो। तो इसीलिए बीच में किसी भी एक्सेप्शंस के लिए जगह नहीं छोड़ते हैं, कोई भी एक्सेप्शन सही नहीं है। अगला, ठीक है, इनकी बातें हमने समझ ली, इनका एथिक्स क्या है। अब इनका क्रिटिसिज्म भी क्या है भाई, तो क्रिटिसिज्म है कि ये बहुत अधिक रिजिड है। हिज मोरल फिलॉसफी इज टू रिजिड। कहते हैं कि किसी भी कंडीशन में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जो एथिकल पैरामीटर्स हैं वो हर कंडीशन में फुलफिल होने चाहिए। ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से इग्नोर्स कंसिक्वेंसेस, परिणाम पर ध्यान ही नहीं देते। कहते हैं कि परिणाम कुछ भी हो, कंसिक्वेंसेस कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वी विल नॉट केयर द कंसिक्वेंसेस, आई विल केयर द मीन्स। माध्यम आपने क्या यूज किया है। तो ऐसा हर बार नहीं होता है। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, महाभारत में दुर्योधन, जब कौरवों का जो पक्ष है वो अधर्म का पक्ष है और पांडवों का पक्ष धर्म का पक्ष है, तो इंड क्या है, धर्म की विजय होनी चाहिए। भगवान धर्म की विजय के लिए युधिष्ठिर को भी झूठ बोलने की बात कहते हैं। तो माध्यम क्या है, झूठ बोलना क्या है, पाप है। लेकिन पाप क्यों बुलवा रहे हैं, क्योंकि इंड है, जो लक्ष्य है वह धर्म की विजय है। तो धर्म की विजय के लिए अगर थोड़ा बहुत पाप भी किया जाए तो पाप जस्टिफाइड है। जैसे कहा गया है अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन फिर आगे कहा गया है कि धर्म हिंसा तथैव च, कि अगर धर्म की रक्षा में हिंसा करनी पड़े तो वह हिंसा जायज है। धर्म का मतलब क्या है, मोरालिटी। धर्म का मतलब क्या है, ड्यूटी। अगर आपके ड्यूटी की रक्षा में, अगर आपके कर्तव्य के रक्षा माध्यम में बीच में हिंसा करनी पड़े तो वह हिंसा सही है, ठीक है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन अहिंसा की रक्षा के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो वह हिंसा कर लेनी चाहिए, ऐसा धर्म कहता है, ठीक है। तो ये, लेकिन यहां पर कांट ऐसा कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं नहीं, किसी भी परिस्थिति में अगर हिंसा अन्याय है तो वो किसी भी परिस्थिति में अन्याय है। अब इससे क्या हो जाता है कि बॉर्डर पे जो सैनिक लड़ रहे हैं अपने देश के लिए, टू सेव द कंट्री, तो उसको भी ये कहते हैं वो भी गलत है। क्यों,
क्योंकि वहां पर हत्या हो रही है। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, इग्नोर्स कॉन्सिक्वेंसेस। फिर ओवर एम्फेसिस ऑन रेशनैलिटी। अब रेशनैलिटी की मतलब निष्पक्ष होना चाहिए, जो एथिक्स है वो है, अब उसमें चेंज नहीं, रेशनल। तो अब इससे क्या हो जाता है कि इमोशन, एम्पैथी एंड कल्चरल वैल्यूज को इग्नोर कर रहे हैं। कहते हैं कि नहीं, मैंने जो 4 पैरामीटर बना दिए, इसी 4 पैरामीटर के आधार पर आप अपने काम को जज करिए, मोरलिटी क्या है। आप इमोशंस, एम्पैथी मतलब दूसरों की भावनाओं को समझना, या कल्चर, इन सब को भूल जाइए, जबकि मोरालिटी तो इनसे भी निकल करके आती है। मोरालिटी का पैमाना क्या है कि ह्यूमन बीइंग का वेलबींग होना चाहिए, लेकिन इनके लिए ह्यूमन बीइंग का वेलबींग नहीं, इनके लिए मोरालिटी के जो पैमाने हैं वो फिक्स हैं, उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है डिफिकल्ट टू अप्लाई। इनका जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज डजंट गाइड हाउ टू रिजॉल्व मोरल डायलेमास। जब 2 इथिकल वैल्यूज आ गए, जैसे इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, अब ये दोनों सही हैं, अकाउंटेबिलिटी भी सही है, अकाउंटेबिलिटी भी एथिक्स है, इंटीग्रिटी भी एथिक्स है। अब ये दोनों के बीच में डायलेमा आ गया, अब क्या करें। यहां पर कांट कोई बात नहीं कहते हैं, ऐसी कोई बात उस पर चर्चा ही नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे हमने सोक्रेटिस को पढ़ा था, सॉरी एरिस्टोटल को, तो एरिस्टोटल में क्या पढ़ा था कि वो द गोल्डन मीन का कंसेप्ट लेके आते हैं, भगवान बुद्धा मध्यम मार्ग का कंसेप्ट लेके आते हैं। वैसा कोई विचार कांट में नहीं दिखता है। ये अपने कंसेप्ट को लेकर के इतने रिजिड हैं कि बस मैं ही करेक्ट हूं और मैं जो कह रहा हूं उसको फॉलो करो, ठीक है। तो इस आधार पर इनकी आलोचना भी की जाती है, क्रिटिसिज्म भी की जाती है। इनका एक फेमस स्टेटमेंट है जिसको कि लॉ एंड एथिक्स में अंतर करने के लिए यूज किया जाता है, बहुत फेमस कोट है। इन लॉ अ मैन इज गिल्टी व्हेन ही वायलेट्स द राइट्स ऑफ अदर्स। विधि में वह व्यक्ति तब दोषी माना जाता है जब वह दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन करता है। बट इन एथिक्स, लेकिन एथिक्स में ही इज गिल्टी इफ ही ओनली थिंक्स ऑफ डूइंग सो। लेकिन एथिक्स में वह व्यक्ति तभी गलत मान लिया जाता है जब वह किसी दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन करने का सोचता मात्र है। मतलब जब आप किसी दूसरे के अधिकार का उल्लंघन करने का सोचते हैं, दूसरे की संपत्ति लूटने का सोचते हैं, तभी आप दोषी हो जाते हैं। जबकि विधि में जब तक आप लूट नहीं लेते तब तक दोषी नहीं होते हैं। तो लॉ वर्सेस एथिक्स में अगर आपको कोट करना पड़े तो इनका यह फेमस कोट है, इसको आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है इमैनुअल कैंट को आप लोगों ने, जो एथिक्स में हमें यूज करना था यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस में, उतना सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन आपके पास है। बाकी कांट की फिलॉसफी तो बहुत अधिक है, हमें सब कुछ नहीं जानना है, हमें जितनी जरूरत थी उतना आपको आज मैंने दे दिया है। और ये भी भरोसा के साथ कि ये सीरीज में अगर आप हैं तो एथिक्स का कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी स्टेट पीसीएस, इससे बेहतर आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बस लगे रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।